अभी तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हो चुके हैं। लिक्विडिटी स्टॉक्स में इतनी भरपूर आ रही है, आप अगर फ्रंटलाइन कंपनी देखें, एसएमई कंपनीज देखें, तो मेरे ख्याल से देखिए गिने-चुने स्टॉक्स अभी भी है। जैसे अभी हाल ही में हमने ये कंपनी के मैनेजमेंट दीप इंडस्ट्रीज को मिला था, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। ये बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड वाली कंपनी है और इस साल कंपनी करीबन 25-26 रुपए की अर्निंग कमाएगी। और अगर इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 600 साढ़े 600 करोड़ के ऑर्डर है, L1 में 900 करोड़ के ऑर्डर है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 350 करोड़ की कैश है और सबसे बड़ी बात 45% की EBITDA मार्जिन पे काम करती है। 9 महीने में इन्होंने करीबन 88 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो करीबन 30% YOY ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है, जो काफी लोगों को शायद पता नहीं, इन्होंने डॉल्फिन एंटरप्राइजेस की एक नाम की कंपनी खरीदी जो अभी सेपरेटली लिस्टेड है। अभी इस कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1200 करोड़ है। स्टैंड अलोन बेसिस दीप इंडस्ट्रीज की वैल्यू अगर देखें तो 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है। अगर अगले साल हम डॉल्फिन की भी रेवेन्यू और प्रॉफिट इस कंपनी में ऐड करें तो बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट FY25 के लिए ग्रो करेगा। और 10 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है डिम्पी। आज के बाजार में आप भी एक्सेप्ट करोगे कि 10 के पी पे कोई भी स्टॉक मार्केट में मिलना और अगले साल FY25 का तो मुझे लग रहा है कि करीबन 30-32 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहां से मुझे लगता है कि 350 350 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है जिनको कम से कम साल भर का नजरिया है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी वेल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, ऑफशोर ऑनशोर दोनों में अभी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन का रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। बेशक मुझे लग रहा है कि देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्लोली एकोमुलेट करना चाहिए। 10-12% अगर स्टॉक एक दिन में बढ़ता है, स्पेसिफिकली अगर हम BHEL की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि बिकवाली का प्रेशर अगर आता है तो आपके निचले लेवल पे ये स्टॉक जरूर मिलेगा। हालांकि इतना ज्यादा गिरेगा ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि डेफिनेटली पावर सेक्टर में आई थिंक BHEL का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से अच्छा रहेगा। और एग्जीक्यूशन अगर होता है तो BHEL के पास तो वैसे भी अच्छे ऑर्डर्स है। तो अगले साल 2 साल मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन पे अगर BHEL एफिशिएंटली काम करता है तो इधर से भी अच्छी री रेटिंग होगी। लेकिन खरीदने का मौका मुझे लगता है अगर आप 12% के मूव पे आते हो तो थोड़ा सा आई थिंक प्राइस करेक्शन के लिए वेट करिए, आपको मौका जरूर मिलेगा और उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको BHEL में मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म हम डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ये काफी स्ट्रांगली पोजिशनड है। लेकिन बाइंग अगर करनी है तो थोड़ा सा मार्केट को हल्का होने दीजिए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली BHEL के स्टॉक में आए, उसके बाद खरीदने के मौके निचले लेवल पे आपको मिले। मेरे ख्याल से देखिए ये बात कहना जरा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि करंट वैल्यू काफी अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है कि अगर लंबा नजरिया आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। लेकिन हाँ, जो थोड़े से रिस्क एवर्स वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए। देखिए थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे वैल्यू इमर्ज हो रही है और मुझे लग रहा है कि जो थोड़े से हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये थोड़ा सा समय थोड़ा सा टर्बुलेंट रहेगा कंपनी के लिए। बट यहाँ से अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है तो बाउंस बैक भी उतनी ही तेजी से आएगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट प्रोवाइडेड अगर आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अभी तो फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स कुछ चलेंगे नहीं क्योंकि न्यूज फ्लो के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। जो भी न्यूज फ्लो आएगा कितना जल्दी आएगा और कितना बेनिफिशियल होगा वो आने के बाद ही शेयर में एक पॉजिटिव या नेगेटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल रेलवेज में रेलवे मिनिस्ट्री में अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि देखिए IRCTC एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है और रेल एक ऐसा माध्यम है जो नॉट ओनली मासेस के लिए एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल रेलवेज कह रहा है, मेरे ख्याल से IRCTC भी काफी नई गाड़ियां लॉन्च करने की बात कर रही है। अभी तो नॉर्मल बिजनेस हो चुका है और सबसे बड़ी बात स्विगी का ये जो प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने करार किया है, ये तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनके कस्टमर्स के लिए, रेल के पैसेंजर्स के लिए अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये नॉन रेलवे बिजनेस पे भी फोकस कर रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये कंपनी के पास बहुत कैश है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनफैक्ट टिकटॉक का बिजनेस जो है इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, वहां पे तो 60-65% के EBITDA मार्जिन मिलते हैं
पानी का बिजनेस भी जो आप बता रहे हो वो भी बहुत प्रॉफिटेबल है। तो मेरे ख्याल से देखिए 930 935 में काफी अच्छी तरह से ये स्टॉक वेल पोजिशन्ड है, अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है, क्योंकि कंपटीशन आएगी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे 1150 1200 का फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस है, बट ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months। डिम्पी देखिए ये जो फंडिंग की बात चल रही है कि 20,000 इक्विटी से आएगा, 25,000 करोड़ कर्जे से आएगा, मुझे तो लगता है कि ये पैसा आने के बाद भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट इनके फाइनेंशियल्स में नहीं आएगा। देखिए हर क्वार्टर में ये करीबन 3,500-4,000 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रही है। इनके कस्टमर्स भी बहुत जल्दी आइदर जियो ने तो भारती के पास जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक खराब कॉम्बिनेशन है कि एक तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा इनके कस्टमर्स भी कम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट को दिलासा और कॉन्फिडेंस तब होगा जब ये मेरे ख्याल से कम एक आने वाले 1 या 2 या 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात कैश फ्लो जनरेट करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहा था कि FY26 तक जो 5G रोल आउट का जो लाइसेंस फी है ये इनको देना है। देखिए अभी तक तो सब कुछ कर्जे के हिसाब से ही चल रहा था, अभी और 25,000 करोड़ का ये कर्जा आएगा। तो जब तक कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करेगी तब तक मुझे लगता है कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा नहीं। और देखिए ऑलरेडी कंपनी की इक्विटी कैपिटल बहुत बड़ी है, ये इक्विटी इन्फ्यूजन के बाद और भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब तक प्रमोटर एग्रेसिवली प्रीमियम पे शेयर खरीदता नहीं है, अगर शेयर 14 रुपया है और अगर मान के चलिए कि प्रमोटर्स ने 25 रुपए में ये शेयर लिए, तो मार्केट को एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल बूस्टर मिलेगा कि मैनेजमेंट और प्रमोटर कंपनी के बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, इसलिए प्रीमियम देने को तैयार है। तो ये ऐसी कोई अप्रोच अगर मैनेजमेंट करता है तो ही आपको एक अच्छा तेजी का माहौल इस स्टॉक में रहने को मिलेगा। अदरवाइज ये प्योरली एक मोमेंटम स्टॉक है। मेरे ख्याल से आई थिंक ये टेक्निकल एनालिस्ट को काफी पसंद है स्टॉक, क्योंकि इसमें मोमेंटम अच्छा मिलता है। बट फंडामेंटल्स पे मैं इसको अभी भी खरीदने के लायक नहीं समझता हूँ, इससे मैं अवॉइड करूंगा। ख्याल से देखिए HDFC बैंक का इशू ये है कि अभी कंसोलिडेटेड एंटिटी का जो साइज है अभिषेक वो बहुत बड़ा है, और इस बड़े बेस पे आपको ग्रोथ भी मॉडरेटेड लगेगा। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक काफी वेल पोजिशन्ड है अगले 2-3 साल का नजरिया आपको लेना है तो। बट छोटे बैंकों में मुझे लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। देखिए जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से IDFC का मर्जर IDFC फर्स्ट बैंक के साथ होने वाला है, तो ये भी एक थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिलेगा। बट IDFC फर्स्ट बैंक जिस लेवल पे है, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा, क्योंकि देखिए 50% का कासा हो चुका है, इनका ज्यादातर फोकस SME MSME सेगमेंट पे है, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी अच्छी तरह से बढ़ गया है, और एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी है उनको इस लेवल से जरूर IDFC फर्स्ट बैंक लेना चाहिए। थोड़ा सा जरूर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल अगर कोई होल्ड करता है तो 125-150 रुपया का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बना सकती है, जहां पे एटलीस्ट कंपेयर टू HDFC बैंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड विल बी मच बेटर।